मुंबई सेंट्रल से कर्नावती एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मैं गुजरात के वडोदरा में पहुंच गया था। रात के 8 बजे तक स्टेशन के आसपास घूमने के बाद भी ना मेरे पास रहने की जगह थी ना खाने की। जंक्शन हो या फिर बड़ा स्टेशन हो, रेलवे में आपको डॉर्मेट्रीज मिल जाती है। थोड़ी मशक्कत करने के बाद स्टेशन पर मुझे रहने के लिए डॉर्मेट्री मिल गई। काउंटर पर मैं अपना आधार कार्ड और टिकट जमा कर कर सोने चला गया। डॉर्मेट्री एक छोटी सा रूम होता है जहां पे बहुत सारे बंदे, मतलब कंपार्टमेंट टाइप में रूम होते हैं, वो वहां पे आप रह सकते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लिया। नहाने के लिए बाथरूम बढ़िया था। हॉट वाटर। ट्रेन स्टेशन पर बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन हम सबको उसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद हमें पता चल जाता है। So I was lucky to find this dormitory. मुझे सुबह सुबह जल्दी ट्रेन पकड़कर वडोदरा से एकता नगर जाना है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर है और आज मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमूंगा। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ब्रश करना ही भूल गया था, लेकिन जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन में मैं बैठा वैसे ही सबसे पहले ब्रश कर लिया। पास के ही एक स्टॉल से बिस्किट लेकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। सुबह के 8 बज चुके थे और जैसे ही मेरी ट्रेन छूट गई वैसे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 90 किलोमीटर है। ट्रेन ने मुझे 1 घंटे में ही एकता नगर स्टेशन पर छोड़ दिया। हल्की हल्की बारिश अभी भी चालू थी। मैं जिस ट्रेन से आया था वो एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस थी और मेरे पास जनरल मेल का टिकट था। इसीलिए बारिश में भीगते भीगते जब मैं स्टेशन पर उतरा तब वहीं पर टीसी ने पकड़ लिया और मेरे जैसे ही 4 और लोग थे, राजन, रोहित, सूरज और रमन। मैं जिस ट्रेन से एकता नगर आया था वो ट्रेन थी सुपर फास्ट एक्सप्रेस और मैंने जनरल का टिकट निकाला था, तो टीसी ने पकड़ा और 265 रुपए का फाइन लगा दिया। 40 रुपए का टिकट, कार्ड कितना 300 पे पड़ा यार। हम पांचों ने टीसी को फाइन भरकर स्टेशन के बाहर आ गए। इन चारों दोस्तों से थोड़ी बातें होने के बाद दोस्ती हो गई और ये सारे लोग वैसे तो उत्तर प्रदेश के काशी से हैं, लेकिन काम के चक्कर में वो अहमदाबाद में रहते हैं और वीकेंड था इसलिए वो आज स्टैचू देखने आए थे। जाएगा इसमें। स्टेशन के बाहर ही स्टैचू की तरफ जाने वाली इलेक्ट्रिक फ्री बस होती है, उसमें बैठकर हम लोग सारे स्टैचू पहुंच गए। अभी अभी जस्ट बारिश रुक गई थी, इसलिए अभी धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए थे। पूरे देश को एक करने वाले सरदार पटेल जी का ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू है। इसकी हाइट लगभग 182 मीटर है। अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। टिकट के प्राइसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर सबसे ऊपर आपको व्यूइंग गैलरी में जाना है तो 360 रुपए का टिकट लेना पड़ता है और वहां पे आपको सिर्फ पेमेंट जो होती है वो कार्ड से करनी पड़ती है। अंदर जाने के बाद सबसे बड़ा कॉरिडोर होता है। कॉरिडोर में आपको पैदल चलने के लिए रास्ता है और दोनों कॉरिडोर के दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट साइड पे एस्केलेटर्स लगाए गए हैं, जो कि बुजुर्ग लोगों के लिए, वहां पे व्हील चेयर्स को जल्दी पास ऑन करने के लिए ऐसी चीजें, सुविधाएं दी गई हैं। स्टैचू के साइड पर ही नर्मदा नदी बहती है और उसी नदी पर सरदार पटेल जी के नाम पर ही एक डैम का निर्माण किया गया है। कॉरिडोर बहुत बड़ा है, इसलिए ऑटोमेटिक एस्केलेटर्स जगह जगह पे लगाए गए हैं और ये कॉरिडोर खत्म होने के बाद आप सीधा ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाते हो, जहां पे सरदार पटेल जी के पैर आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा सकता है कि उनका पैर का जो अंगूठा है उसका जो बेस बनाया गया है वो भी मेरे हाइट से ज्यादा है। अगर उनका अंगूठे की साइज और मेरे सर की साइज देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंस जरूर पता लगेगा। बहुत ही बड़ा स्टैचू यहाँ से दिखाई पड़ता है। अगर इस पूरे हाइट का अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तो वो
एक 35 मंजिला इमारत कि जितनी हाइट होती है उतनी व्यूइंग गैलरी तक की हाइट है। मतलब उसके ऊपर व्यूइंग गैलरी मतलब जहां पर सरदार पटेल जी की छाती आती है, चेस्ट का एरिया, वहां तक हम लोग एलिवेटर के जरिए जा सकते हैं। तो वो जो हाइट है वो 35 मंजिला इमारत के बराबर वाली हाइट है। और वहां से जब हम लोग नीचे देखते हैं तो काफी अद्भुत नजारा वहां से दिखता है। जो एलिवेटर की मैं बात कर रहा था वहां पे बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके एलिवेटर्स का निर्माण किया गया है। ये जो एलिवेटर्स है वो दुबई में जो बुर्ज खलीफा में एलिवेटर्स होते हैं उसी टाइप के, उसी कंपनी ने ये एलिवेटर्स बनाए थे। जब मैं व्यूइंग गैलरी में देख रहा था तब मुझे कुछ बुजुर्ग लोग मिले जो कि राजस्थान के उदयपुर से थे। मेरे हाथ में ट्राइपॉड था और मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो उनको लगा कि मैं कोई फोटोग्राफर हूँ। मैंने भी उनको बोल दिया कि मैं फोटोज खींचता हूँ, फोटोग्राफर हूँ, और उनसे बातें करने लगा। जनरली मुझे ऐसे नए लोगों से बात करना बहुत पसंद आता है। जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, ऐसी कहावत तो आपने सुनी होगी। तो ये काफी अच्छे ये लोग थे जो अपने बारे में मुझे बता रहे थे। स्टैचू में वैसे तो 3 चरण है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे एक म्यूजियम टाइप में सरदार पटेल जी के जीवन पर आधारित बहुत सारी चीजें प्रदर्शित की गई है, जैसे कि लाइब्रेरी होगी या फिर छोटा सा म्यूजियम जहाँ पे उनके किताबों का स्ट्रक्चर बनाया है। थोड़ा सा एक थिएटर टाइप में उनके जीवन पर आधारित वहाँ पे शॉर्ट फिल्म चलाई जाती है। तो प्रतीकात्मक रूप में बहुत सारी चीजें वहां पर दिखाई गई है। छोटा सा थिएटर भी है जहाँ पे कंटिन्यूसली शो दिखाए जाते हैं। 3 चरणों की मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे ये सारी चीजें, उसके बाद एस्केलेटर, एलिवेटर का जो पोर्शन है वहां से आप व्यूइंग गैलरी तक, मतलब चेस्ट का एरिया, वहां तक आप जा सकते हो। और उसके ऊपर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड चरण जो है वो सबसे ऊपर वाला, जहाँ पे हेड का स्ट्रक्चर आता है, वहां तक का एरिया। लेकिन वहां पे सिर्फ वर्कर्स लोग जो मेंटेनेंस वाले वहीं जाते हैं। तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वहां तक हम जा सकते हैं और उसके ऊपर व्यूइंग गैलरी तक। भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने अपने कार्यों से इस देश का नाम ऊपर किया, लेकिन उन सब में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्थान अतुल्य है, जो अटूट दृढ़ संकल्प, अदम्य भावना, एकजुट और स्वतंत्र भारत के लिए जाने जाते हैं। हमारे राष्ट्र के लिए उनका योगदान अतुल्य है और उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। इसीलिए हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस होता है। उस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। सरदार पटेल जी का जन्म 1875 में नाडियाड, गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा पटेल था। देश को आजादी दिलाने और आजादी के बाद देश का सुशासन सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल जी का विशेष योगदान रहा है। सरदार पटेल जी ने स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और वह गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रमुख भारतीय राजनेता और गणराज्य के संस्थापकों में से एक थे, और उन्होंने जो अलग अलग संस्थान थे भारत में, विविध संस्थानों को भारत में जोड़ने का काम किया। वो फिर जूनागढ़ का संस्थान हो, हैदराबाद का संस्थान हो, या फिर राजस्थान जोधपुर का संस्थान हो। तो ऐसे मजबूत नेता के दौर में उन्होंने अपना कार्य किया है, इसीलिए उनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद रियासतों ने नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के वो पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मामलों के मंत्री और विभिन्न रियासतों को, शासकों को सफलतापूर्वक उन्होंने राजी किया था भारत में आने के लिए। चाहे वो कश्मीर का मसला हो, या हैदराबाद संस्थान का मसला हो, या फिर जूनागढ़ का जो रियासत थी उसका मसला हो। भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई ने जो काम किया था उसे मॉडर्न पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल लैंडस्केप को आकार देने में एक महत्वपूर्ण उन्होंने सहायता की थी। वरना ये भारत का नक्शा आज जैसे दिखाई पड़ रहा है वैसे होता नहीं।
स्टैचू देखने के बाद हम लोग नीचे आ गए। नीचे बहुत सारी चीजें देखने के लिए हैं, क्योंकि ये जो स्टैचू के आसपास का एरिया है वहाँ पे नदी भी बहती है, उस पे डैम भी है, पूरा इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है। प्राणी संग्रहालय भी है, जू भी बनाया है। उसके बाद वैली ऑफ गार्डन्स है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, जिसमें अलग अलग टाइप के फूल वहाँ पे हैं। तो स्टैचू का परिसर देखने के बाद हम लोग नीचे आ गए, और वही जो ऊपर बुजुर्ग लोग मुझे मिले थे उनके साथ में मैं एक फ्लावर का गार्डन देखने चला गया। पहले ही उनको बोल दिया था कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और टीचर भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप क्या हमारे फोटोज निकाल सकते हो, तो मैं उनके फोटोज निकालने लगा। होता है हाँ। उदयपुर में आके एक बार शुरुआत कर देता है ना, तो दोबारा में आके कुछ भगवान की प्लेस है उधर। हाँ नाथद्वारा श्रीनाथ। श्रीनाथ। अच्छा, यहाँ से डैम बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ यहाँ से सामने ही दिखा है। बस अपन को उस पार्टी तो जाना है। वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के बाद हम लोग अभी सरदार जी का डैम देखने जा रहे थे। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको येलो कलर्स के छोटे से व्हीकल्स दिखाई पड़ते हैं, जो कि ऑल आर ड्रिवन बाय लेडीज। वहाँ पे ये जो व्हीकल्स होते हैं वो सारी लेडीज महिलाएं चलाती है। उनको रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर यहाँ पे मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा डैम है। अभी ये कैमरे में जितना कैप्चर हो रहा है उतना ही मैं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी लहरों की आवाज़ें वहाँ पे आती है, और जो पानी बहने की आवाज़ होती है वो कानों में ऐसे गूंज पड़ती है, और उसी से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। और ये जो डैम है उसका नज़ारा मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऑटो से वापस आने के बाद हम लोग जू के पास वाले कैफ़े में गए थे। वहाँ पे मैंने अमूल का दूध पिया, जो कि एक पैकेज्ड ग्लास कंटेनर में आता है। बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि बहुत भूख लगी थी इसलिए वो मैंने पी लिया। मेरी 64 ऊपर है। अच्छा, ये भी 64 ऊपर है वो। मतलब आपको रिटायर होकर 4 5 साल हो चुके हैं। हाँ तो अभी आप रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हो। हाँ ये बात। अभी आगे कहाँ घूमने जाने वाले? अभी तो कल 12 बजे प्रोग्राम बना और 2 बजे निकल। 12 बजे तक तो कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का। हाँ राइट। एकदम इन्होंने कहा कि चलना है, छुट्टी है, तो फिर 2 बजे बोला गाड़ी फटाफट सामान डाला और निकल। नहीं, इसके बाद कहाँ जाने वाले? इसके बाद ये मणिभद्र मंदिर है, एक जैन मंदिर है, हाँ हाँ। और फिर पावागढ़ से उदयपुर। कल पावागढ़। कहाँ है इधर से? पावागढ़ है बड़ौदा के पास। बड़ौदा के पास। हाँ। अरे वो समय पे वहाँ पहुँच जाते ना, तो वैसे के रात्रि भजन संध्या सुबह सुबह जिन 4 दोस्तों से मैं मिला था उनसे मैं स्टैचू के अंदर बिछड़ गया था। वो लोग अलग डायरेक्शन में चले गए और मैं अलग डायरेक्शन में चला गया। लेकिन जैसे मैं जू के पास पहुंच गया था तो वहाँ पर इन चारों की मुलाकात हो गई। ये जू भी बहुत देखने लायक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जानवर पक्षी एकत्रित किए गए हैं। देश के अलग अलग भागों से इन्हें लाया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बंगाल टाइगर देखा, जो कि येलो कलर और वाइट कलर दोनों में था। उसके बाद हिप्पोपोटामस, जिराफ, ज़ेब्रा और डिफरेंट टाइप्स के जंगली बिल्लियाँ और अलग अलग टाइप के जानवर यहाँ पे थे। स्नेक्स का उन्होंने अलग तरीके से एक म्यूज़ियम बनाया है, म्यूज़ियम जू टाइप में स्ट्रक्चर बनाया है। तो किंग कोबरा, पाइथन ऐसे स्नेक्स भी वहाँ थे। और पक्षियों के लिए भी उन्होंने केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के जो पक्षी वहाँ पे उनको मिले हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने केज में बंद कर उन पक्षियों को रखा है। मोर, तुतुर, शतुरमुर्ग, ऐसे सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो ये सारा जू काफ़ी देखने लायक था। इस पूरे जू का जो एंट्री फीस थी वो 400 रुपये थी। काफ़ी वर्थ इट पैसे है ये। आपको अलग अलग नए जू में एनिमल्स देखने को मिलेंगे। एक एक्सपीरियंस बढ़िया था। अरे बाहर आ गए यार। अरे दबोच लेना था भाई, वहीं रहते तो।
दिन भर घूमने के बाद हम सारे लोग बहुत थक गए थे, इसीलिए पूरा ये जू देखने के बाद हम लोग वापस इलेक्ट्रिक बस में बैठकर स्टेशन के पास आकर बैठ गए। अभी स्टेशन पर थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद पता चला कि शाम में ट्रेन है और अभी 3-3:30 बज चुके थे, तो 3-4 घंटे वेट करना पड़ता था, इसीलिए हम लोग वापस स्टेशन के बाहर आकर बैठ गए। वहाँ पर बस के राह देख रहे थे, तभी एक प्राइवेट व्हीकल वहाँ पे आ गई। हम सारे लोग तो एक ही दिन के दोस्त थे, अभी ये सारी जर्नी हम लोगों ने आज कंप्लीट की थी, तो इन सभी दोस्तों को अभी अलविदा कहने का वक्त आ गया था। और गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर उसने हमें भरा था, और उसी से हम लोग एकता नगर से 90 किलोमीटर दूर वडोदरा आ गए। लास्ट के मोमेंट्स काफ़ी रोमांच भरे थे, और इन सभी दोस्तों को मुझे अलविदा कहना था। बाद में मिलने का वादा करके मैं इन सभी दोस्तों को अलविदा कह दिया, गुड बाय करके मैं वापस स्टेशन पर आ गया, और वहीं से रात को मैंने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में जब बैठा था तब आज के दिन का जो भी एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने एक डायरी में लिख लिया और वापस अपने मुंबई पहुंच गया। मुंबई से मुझे मेरे गांव में, होम टाउन में छत्रपति संभाजीनगर जाना था, और वहां पर मैं ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर मैंने ये सारी जर्नी कंप्लीट की और वापस अपने गांव चला गया।